नमस्कार। साइंस टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज साइंस टाइम में हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण प्रबंधक संस्थान आनंद यानी इरमा के प्रोफेसर प्रमोद सिंह। सर, आपका साइंस टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों, आपको बताऊं कि थोड़ी देर में हमारे साथ क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला जी भी जुड़ने वाली हैं। तो साइंस टाइम में आप बने रहिएगा। और आज साइंस टाइम में चर्चा का विषय है, क्या रही COP26 की उपलब्धियां। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 का आयोजन हुआ था। ब्रह्मांड को बचाने के अंतिम अवसर के रूप में ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन को प्रसारित किया गया। आखिर शिखर सम्मेलन की उपलब्धियां क्या रहीं, किन संभावनाओं को इसने जन्म दिया, क्यों महत्वपूर्ण है ये सब जानना, इन तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब देने के लिए आपका हमारे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर प्रमोद, चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आखिर वैश्विक समुदाय द्वारा की जाने वाली जलवायु कार्रवाई क्या क्या है? प्रोफेसर प्रमोद। हम अगर देखते हैं जलवायु कार्रवाई, इस पे दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो अडेप्टेशन है, दूसरा मिटिगेशन है। अपन समझ लेते हैं कि अडेप्टेशन होता क्या है। अडेप्टेशन जो है, ये दो चीजों का एक इकोसिस्टम होता है और हमारा जो मानव का है, ये दोनों का एडजस्टमेंट है जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके अगेंस्ट में जी। आप देखें, इकोसिस्टम तो पता नहीं उनको होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और हम तो वो आज की जो क्लाइमेट है उससे एडजस्ट करने की कोशिश करती है, जबकि मानव के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि कल हो क्या होना है, इसका हम प्रोजेक्शन करते रहते हैं। इसीलिए हम कल के अगेंस्ट में भी अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि ये इस दो तरह की होती है। या तो हम मॉडरेट, जो हार्म है उसको मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं, या कुछ विकसित देशों में जो हायर लैटिट्यूड में जो कंट्रीज हैं जी, वो उनको क्लाइमेट चेंज से कुछ फायदे भी हो रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी करते हैं। ये चीज एडेप्टेशन है। जैसा आप जानते हैं, ये जो प्रॉब्लम है वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण है। तो हम ऐसा क्या करें कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो। तो एक तो ये हो सकती है कि हम ऐसी एक्टिविटी ही ना करें जिससे उत्सर्जन ना हो, पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब विकास होना है तो उसके साथ वो भी निहित होता है कि आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसमें उसका उत्सर्जन भी होगा। तो एक तो सबसे बड़ा जो इसमें है कि आज टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी आ गई है इसमें हम जो CDR, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल ऑप्शंस हम जिसको हम बोलते हैं जी, उसमें कुछ इकोसिस्टम बेस्ड ऑप्शंस है। जैसे एफॉरेस्टेशन है या रिफॉरेस्टेशन है। एफॉरेस्टेशन मतलब कि जहां पे फॉरेस्ट नहीं था कभी वहां पे फॉरेस्ट लगाना। रिफॉरेस्टेशन मतलब जहां फॉरेस्ट था पर आज के दिन में वहां नहीं है, कट गया है, तो वहां फॉरेस्ट लगाना। या जो फॉरेस्ट जो अच्छी अवस्था में नहीं है उसको बेहतर बनाना। एक तो वो है। वेटलैंड जो होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, तो हम करें जी। ऐसा बताया जाता है कि दुनिया में जितना जो नेट ज़ोन एरिया है जो जिसमें हम खेती करते हैं उसमें भी हम एग्रेसिव ढंग से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा एक मेथड होता है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, जिसमें ये होता है कि आप जो मेनली जो पॉइंट सोर्स है जैसे पावर प्लांट है, वहां पे बहुत सारा एक साथ उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो वहां पे उनको हम कैप्चर करके और उसका दो चीज कर सकते हैं। उसको स्टोरेज किया जाता है जैसे डीप ओशन फ्लोर में या जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, तो वहां उसको लॉक कर दिए। दूसरा ये है कि आज कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं दुनिया में तो इनको पकड़ के इन कार्बन डाइऑक्साइड को और उसे प्लास्टिक बना रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के दिन में जो प्लास्टिक है वो तो पेट्रोलियम पदार्थ से बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी हाइड्रोकार्बन है, यही कार्बन कैप्चर करके ऐसे बनाने लगे तो आसान होगा, पर ये बहुत कॉस्टली है आज के दिन में ये टेक्नोलॉजी।
जो प्लास्टिक का कॉस्ट आता है वो बहुत ज्यादा हो जी जाता है। जी प्रोफेसर प्रमोद इस पर चर्चा आगे भी करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव दिया, और जो कि अभी है हमारे पास टेक्नोलॉजी, कार्बन को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी भी है और कार्बन यूटिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी भी है। बहुत जी जी महत्वपूर्ण बात रेखांकित की है। आरती जी, आपके पास आना चाहूंगा। आरती जी, मेरा यह सवाल था कि जो वर्ष 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक खाका तैयार हुआ था, जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में ग्लासगो समझौता आपको कैसा लग रहा है, और आपका ओवरऑल कैसा अनुभव रहा इस बार ग्लासगो सम्मेलन में भाग लेने का? जी, स्कॉटलैंड में ग्लासगो में जो ये जलवायु परिवर्तन का 2 हफ्ते का सम्मेलन हुआ, एक काफी बड़ी शिखर वार्ता थी। बहुत सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सभी देशों के सब लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ शुरू के 2 दिन में थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया ने शुरू में ही अपनी बात रखी, नेट ज़ीरो सन 2070 तक अचीव करने का अपना एक लक्ष्य तय किया, और उसके साथ सौर ऊर्जा को बढ़ाना और क्लीन एनर्जी जिसको कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन से हटके जो भी क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी है उसके जो टारगेट्स रखे, वो काफी अच्छे टारगेट्स थे। और कॉप जो है जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको कहते हैं, उसके दौरान एक ऐसी छवि बनी रही कि इंडिया ने शुरू में ही आके अपना योगदान अच्छा दिया। तो क्योंकि ये सिर्फ एक साइंस के प्लेटफॉर्म नहीं होते, यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन होती है जो जियोपॉलिटिक्स के लिए जरूरी होती है। तो इंडिया का ऐसे ही एक मुकाम पे पहुंचना, भागीदारी इस दमदार भागीदारी, दमदार भागीदारी, आई थिंक दे प्लेड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पार्ट इन दैट सेंस। और जितने भी पावरफुल और इम्पोर्टेंट नेशंस जिनको आप कह सकते हैं जो इस डिस्कशन में जुड़ते हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है या यूएसए है या चाइना है, उनके साथ इंडिया भी जुड़ा उसी डिस्कशन में। उसी तरह से ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि कौन सी चीजें जो हैं हमें एक्सेप्टेबल है, कौन सी हम चाहते हैं कि डिफरेंट तरह से करी जाए। प्रोफेसर साहब ने मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात करी, तो हमारे प्रधानमंत्री ने पहले या दूसरे दिन ही जो लीडर समिट हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट बोरिस जॉनसन के साथ इंडिया ने इसका प्रपोजल दिया था। एक सौर ऊर्जा से चलने वाली एक ऐसी ग्रिड का उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का की घोषणा की है। इसको समय लगेगा बनने में, बट जैसे इसने उन्होंने बताया ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये मिटिगेशन जिसको कहते हैं कि जो जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो आगे फ्यूचर में कम से कम हो, कैसी चीजें लागू की जाएं, तो ये हमारे कंट्री की तरफ से एक बहुत ही बड़ा योगदान था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया में बेस्ड है, गुड़गांव में हेडक्वार्टर्ड है, उन्होंने सबसे पहली बार ये संयुक्त पहल जो है रखी इंडिया की तरफ से कि ये सौर ग्रिड का एक ऐसा प्रयास किया जाए जिसके पीछे नॉर्मली आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अभी अगर इंडोनेशिया में अगर सूरज है तो वहां से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो वहां पे बिजली पहुंचाई जाए रियल टाइम में, जहां पे अंधकार है इस समय। तो इस तरह से जो 24 घंटे का 24/7 का जो आधार बनाया कि किसी भी हिस्से में जहां भी इस समय सूर्य की रोशनी उपलब्ध है वहां से बिजली जेनरेट हो, फिर एक प्रॉपर तरीके से स्टोर की जाए, और जहां बिजली नहीं है ग्रिड के थ्रू उसको पहुंचाया जाए। तो एक आइडिया है जिसका समय आ चुका है। ज्यादा तो फ्यूचर में पता लगेगा बिकॉज ये चीजों को बनने में समय भी लगता है, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आइडिया ही आगे जाके रखना एक अच्छी भूमिका थी और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था इंडिया का टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज इन अ वेरी प्रोग्रेसिव लाइट। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही आरती जी। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर प्रमोद, आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, जैसे आरती खोसला जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड की बात कही, उसी तरह से एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनानी होगी। इसको थोड़ा सा हमारे इंडिया साइंस के दर्शकों को प्रोफेसर प्रमोद बताएं कि इसका क्या मतलब है, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली कैसे, ये चूंकि निजी स्तर पर भी लोग क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए, इसको थोड़ा सा बताएं। जैसा कि आप समझते हैं कि विकास जरूरी है और इस विकास के दरमियान जो है ग्रीन हाउस गैसेस का भी उत्सर्जन हो रहा है। तो हम ऐसा क्या करें
जो कि दोनों अचीव करें। अब जहां तक विकास की बात करते हैं, विकसित देश तो बहुत पहले विकसित हो चुके हैं। के साथ जो पेरिस एग्रीमेंट के साथ हम जानते हैं, जो कि 2015 में हुआ था, उसी साल में हम जो एजेंडा 2030 जो था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था जी, और वो जो है, जो विकसित देश हैं वो तो काफी कुछ डेवलप, बहुत सारे पैमाने पे डेवलप हो गए हैं। जो विकासशील देश हैं उनके यहाँ तो अभी भी गरीबी है, अभी भी फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं है, क्लीन एक्सेस टू वाटर नहीं है उनके पास, एनर्जी का एक्सेस नहीं है, एनर्जी पॉवर्टी है उनके पास। तो इन सबको तो अभी उनको अचीव करना जरूरी है। तो ये हम कैसे करें कि हम ये तो करें, पर जिस पैमाने पे जो विकसित देशों ने तरह का उत्सर्जन किया ग्रीन हाउस गैस का, ऐसा हम ना करके हम बेहतर ढंग से उनको अचीव करने की कोशिश करें। सो ये एक पूरी जो व्यवस्था है वो उसके तहत हमें सोचने की जरूरत है। आप अब कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट पाथवे जो होता है, बिल्कुल, उसकी ओर हमें जाना है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर आपने डेवलप कंट्री जैसे डेवलप हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ भी काफी कुछ करने की जरूरत है। जी। तो अगर अल्टीमेट एम हमारा क्या है कि ह्यूमन का जो वेलबींग है वो होना चाहिए। जी। वो तो उनके यहाँ डेवलप होने के बाद भी बहुत तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। जी। नहीं, जो चर्चा आप कर रहे हैं प्रोफेसर प्रमोद, उस पर मैं आरती खोसला जी आपसे भी जानना चाहूंगा। जो बात प्रोफेसर साहब ने कही कि विकास और जलवायु कार्रवाई दोनों साथ साथ कैसे चल सकती है, इसको लेकर के प्रोफेसर साहब का पेपर भी है, एल्सेवियर जैसी पत्रिका में प्रकाशित है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आरती खोसला जी हमें बताएंगे कि विकास और जलवायु कार्रवाई साथ साथ कैसे चल सकती है। बने रहिएगा हमारे साथ साइंस टाइम के साथ। कोरोना पर होगा जानकारी का वार। आज अगर हमें कोरोना से बचना है तो क्या करना चाहिए? सबको अच्छी तरीके से विश्वास होना चाहिए कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना को हराना ये एक सकारात्मक संदेश है। मिलेंगे उन सवालों के जवाब जिनका है आपको इंतजार। अश्विनी जी, आपने बहुत ही अहम सवाल नोट करके रखे हैं। आई एम श्योर ये दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो कंट्रोल वाली डायबिटीज है, उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम है। कि अगर नेगेटिव सोच करूंगा तो मेरा इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज होगा। देखिए, कोरोना को हराना है हर शनिवार सुबह 10 बजे से सिर्फ इंडिया साइंस चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साइंस टाइम में। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं इरमा के प्रोफेसर प्रमोद और क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला जी। आरती जी, जैसे प्रोफेसर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो हमें सोचना ये पड़ेगा कि विकास भी कैसे हो और जलवायु परिवर्तन का भी खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े। इसको लेकर के आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगा, कैसे संभव है ये? जी, जैसे कि पहले भी बोला सर ने भी कि एक तो ये है कि आप जीवन शैली में किस तरह से बदलाव लाएं, और ये सबसे पहले भारत के लिए ही नहीं बल्कि विकसित देशों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि अगर आप देखें, जो एनालिसिस बताते हैं जिसको कार्बन स्पेस या कार्बन बजट कहते हैं, कि अभी हमारा विश्व का टेम्परेचर पिछले 200 साल से 1.1 डिग्री बढ़ चुका है, और अगर हमें कुछ कदम उठाने हैं कि ये टेम्परेचर 1.5 से ना बढ़े, और अगर बढ़े भी तो 2 डिग्री से कम रहे, तो उसके लिए कुछ इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे पूरे विश्व में। कि क्योंकि कार्बन स्पेस जो है अभी भी मैक्सिमम ऑक्यूपाइड जो है वो है हिस्टोरिकली, अगर आप देखें, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और पिछले कुछ 20-30 सालों में चाइना से। आने वाले 20-30 सालों में अगर ठीक नहीं करा इंडिया ने, तो इंडिया का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और यही कारण है कि ये 4 देश जो हैं काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। और अगर ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में आप देखें तो जो बड़े भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, तो जो कि एक
एक प्रॉमिस किया गया था पेरिस से भी पहले कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस में कि हर साल $100 बिलियन दिया जाएगा जो अडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों में यूज होगा, विकासशील देशों में और गरीब देशों में। तो वो $100 बिलियन अभी तक फाइनेंस अवेलेबल नहीं हुआ और जितने भी अमीर देश हैं वो उसको प्रोवाइड करने से अभी भी आंख चुरा रहे हैं। तो फ्यूचर में भी कोई स्थिति, इकोनॉमिक सिचुएशन बदलने नहीं वाली, इससे और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। तो जरूरी ये है, टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा रोल है कि जब तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि बैटरी लगाई जाए, गाड़ियों में तेल ना भरा जाए, गाड़ियां बैटरी से चले, हम बिजली जो है कोयला से ना लेकर हम सौर या पवन ऊर्जा लें। तो ये सब चीजें तभी संभव है जब बीच में कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जिसमें आप लो कॉस्ट में ऐसी बिजली को स्टोर भी कर सके। नहीं तो जिसके लिए आप ₹6 पर यूनिट ऑफ पावर दे रहे हैं, अगर उसी के लिए आप ₹20 पर यूनिट देंगे तो कोई भी उसे जो है चलाने का किसी भी कंट्री में जो है रीजन, इट विल नॉट बी यूजफुल। सो जो आपका पॉइंट है कि क्या करा जाए इन फ्यूचर, इस कॉप में बहुत सारी ऐसी डिस्कशन हुई। इंडिया ने भी एंड में जाके ऐसी डिस्कशन का सपोर्ट किया कि जितने भी जीवाश्म ईंधन है, जिनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, सभी के निष्कास के लिए एक प्रण उठा लिया जाए। वो हुआ बाद में फेज आउट का हो गया कि वो सिर्फ बात कोल पे रह गई, क्योंकि कोयला जो है वो सिर्फ कुछ देशों के अंदर रह गया और बहुत से गरीब देश जो है वो अभी भी कोयला इस्तेमाल कर, बहुत से विकसित देश जो हैं वो गैस पे चल रहे हैं। तो गैस को जो है उस डिस्कशन में नहीं इंक्लूड किया गया, ना ही तेल को इंक्लूड किया गया, सिर्फ कोल के ऊपर वो डिस्कशन रखा गया। बट अल्टीमेटली अगर आने वाले 20 या 30 सालों में इस विश्व में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है, तो सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस को जब आप डील करेंगे तो कोयला उसका एक पार्ट है, उसमें तेल भी आएगा, उसमें नेचुरल गैस भी आएगी, और उसमें आप किस तरह से ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं या किस तरह से इंडस्ट्री में कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब आएगा। एक मीथेन के ऊपर एक अच्छा कदम वहां पे उठाया गया। इंडिया ने साइन नहीं करा अभी, क्योंकि मीथेन जो था, ये भी भूमिका थी कि किस तरह से जो है जब तेल निकाला जाता है और या गैस, नेचुरल गैस निकाली जाती है, जिस प्रोसेस को फ्रैकिंग बोलते हैं, तो उससे जो भी मीथेन का उत्सर्जन होता है वो काफी गंभीर विषय है, क्योंकि मीथेन भी एक इस तरह का ग्रीन हाउस गैस है कि जो उसका वार्मिंग पोटेंशियल है वो मीथेन का ऑलमोस्ट 30 टाइम्स मोर है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो भी मीथेन वातावरण में मौजूद रहेगा तो वो इतना ग्रीन हाउस उत्सर्जन, अपना गर्मी पैदा कर सकता है कि उसको कंट्रोल करना जो है जरूरी था। तो कई देशों ने मीथेन प्लेज भी साइन किया। तो ये सब चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यूज रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए आप किसी लिमिट तक कट कर सकते हैं, और स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया जिसमें रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल को फुल एक्सेस भी नहीं है पावर का, तो काटने की बात तो दूर की आती है। तो क्वेश्चन यही है कि आने वाले समय में किस तरह से टेक्नोलॉजी का, मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह से इस तरह से टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि हम विकास भी करें और उसके साथ साथ हम थोड़ा उत्सर्जन भी कम करें। जिस तरह से पश्चिमी देशों ने पिछले 200 साल से विकास किया है, जो कि बहुत ही जीवाश्म ईंधन के ऊपर निर्भर था, उससे हम थोड़ा अपना रास्ता अलग निकालें, क्योंकि हम एक यूनिक पोजीशन पे हैं। चाइना से भी हम डिफरेंट हैं। चाइना ने जो किया 30 साल पहले से करना शुरू करा। हमारे आने वाले 10, 20, 30 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के इंडिया ने वहाँ प्रस्ताव भी रखे और जैसे इंडिया ने अपनी सोच बनाई, जो कि सोच भी नहीं सकते कि एक सिंगल ग्रिड बनाओ, और ये सब आइडियाज दिए, तो कुछ हमें डिफरेंट तकनीकी तौर पे करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम अपने उत्सर्जन को एक महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकें। मैं जानना चाह रहा था कि तमाम बातें जो आती हैं घूम फिर के एक जगह टिक जाती हैं कि कोयले या जीवाश्म ईंधन की बात होती है तो कहा जाता है कि इसको अगर करते रहेंगे तो ऐसा होगा। क्या इस बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है कि क्या वाकई कोयले और जीवाश्म ईंधन पर पूरी तरह से हमें कंट्रोल रख करके ही तब जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचा जा सकता है? प्रोफेसर प्रमोद, आपकी क्या राय है? देखिए, उस विषय पे आने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि पेरिस एग्रीमेंट में जो हुआ था वो सिर्फ कोयले और जीवाश्म ईंधन की बात नहीं हुई थी, वो कई बातें हुई थी और उसका जिक्र करना यहाँ जरूरी होगा, और फिर हम उस पर आना चाहेंगे। जी।
जैसा कि मैडम ने बताया कि जो पेरिस में जो ये प्लेस लिया गया मेंबर नेशन के तरफ से जी कि वार्मिंग लेवल जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहना जरूरी है हिस्टोरिकल प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। अगर हमें डेंजरस इन्फ्लुएंस जो है उसका क्लाइमेट का उससे अगर बचना है तो इसके लिए ये सेट किया गया कि हमें नेट जीरो जो है दुनिया को 2050 तक करना पड़ेगा वो उसको अटेन करने के लिए। तो उसमें ये किया गया 3 तरह की बात उसमें की गई। एक तो ये किया गया कि उसमें मिटिगेशन होगा, अडेप्टेशन होगा और फाइनेंस की बात हुई। उसमें ये हुआ कि जो मिटिगेशन है जी उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कंट्रीज देंगे क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब डेवलपिंग नेशंस के पास वो सारी तकनीक अवेलेबल नहीं है, तो उनको ट्रांसफर करना था वो टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज ये जो एडेप्टेशन है वो डेवलपिंग नेशंस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये जो नेशंस हैं वो लो लैटिट्यूड कंट्रीज हैं जहाँ पे एक प्राकृतिक ढंग से ही टेम्परेचर ज्यादा था और ऊपर से अगर ये क्लाइमेट चेंज हुआ जिसमें ग्लोबल वार्मिंग हुई तो उनको जो तकलीफें ज्यादा फेस करनी पड़ रही। तो उनको $100 बिलियन जो कि बहुत कम था, ये कहा गया था कि बाद में हम इसको रिवाइज करेंगे, वो पर एनम देना था। अभी अगर देखा जाए तो उसका करीब 25-30% डेवलपिंग नेशंस को रिसीव होता है। तो वहां ही कमी है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि $1 ट्रिलियन जो है वो उस तरह का कमिटमेंट करना पड़ेगा डेवलप नेशंस को, डेवलपिंग नेशन के लिए, और ये एनुअल कमिटमेंट होना था। तो ये नहीं हुई। तो कमिटमेंट फॉर फाइनेंस था जो कि नहीं हो पाई, और ये 2025 के बाद अप स्केल होना था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कह दिया कि भाई $1 ट्रिलियन चाहिए अभी। तो अब ये आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे जो यूरोप है, यूरोप ने बहुत अच्छा काम किया इस विषय में, और उन्होंने काफी जो नेशंस है वो नेट जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। 2045 से 2050 तक काफी नेशंस हो जाएंगे। उनका एनर्जी मिक्स इस तरह का है कि रिन्यूएबल्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। आप देखेंगे कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साइन किया था 2015 में। 2016 में जब ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो जो सबसे बड़ा जो उसके लिए कल्पित था उसने तो विड्रॉ कर लिया। पर आज के दिन में देखेंगे तो चाइना बहुत बड़ा मतलब इस पे ये कल्पित है। सबसे ज्यादा जो वहां पे मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो आज के दिन में तो चाइना पे हो रहा है। अब चाइना तो वहां पे गए भी नहीं और कुछ कमिटमेंट नहीं किए। बहुत पहले वो बोल चुके हैं कि हाँ हम करेंगे 2060 तक नेट जीरो होंगे। पर आज के दिन में 2030 तक आपको क्या अचीव करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका जो रिलायंस है कोल पे बहुत ज्यादा है हमारे से। वो 30% ऑफ वर्ल्ड टोटल इमिशन उनके यहाँ से हो रहा है। इंडिया का इमिशन तो अभी 7% के करीब हो रहा है। यूएस अभी भी, पहले तो चाइना से ज्यादा था पर अभी भी 13.5% के करीब उनका इमिशन हो रहा है। तो लेकिन कहीं न कहीं से इस मामले में भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, जैसे आरती खोसला जी ने भी बताया अभी हमारे दर्शकों को। और आरती जी, आप चूंकि ग्लासगो में थी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वहां पर उठी थी, उसके बारे में आपसे जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो जानने का प्रयास करूंगा। वो महत्वपूर्ण बात थी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर, उसको प्रोत्साहित करने के बारे में। वैश्विक स्तर पर ईवीज के प्रोत्साहन की बात कर रहा हूँ। क्या बात हुई ये हमें जानकारी देंगी आरती खोसला जी। लेते एक और छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जल्दी लौटेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ साइंस टाइम के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस टाइम में। आरती जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रिक वाहनों को यानी ईवीज़ को प्रोत्साहित करने के बारे में वैश्विक स्तर पर क्या बात हुई? वहाँ पे साइन हुआ इलेक्ट्रिक वाहनों जी, जीरो एमिशन व्हीकल अकॉर्ड जिसको जी, बोला गया, ग्लासगो अकॉर्ड जी। ऑन जीरो एमिशन व्हीकल। कम से कम हुँ, 100 से ज्यादा एंटिटीज ने साइन किया, जिसमें कुछ देश थे जैसे नेदरलैंड्स, यूके, हुँ, हुँ, फिनलैंड, डेनमार्क। ये सभी वही विकसित पश्चिमी देश हैं जिनमें ऑलरेडी शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तेजी से पिछले कुछ 5-10 सालों में भी बढ़ ही रहा है। फिर इसमें कुछ हुँ, कार मेकिंग कंपनीज थी जैसे वोल्वो वगैरह, जिन्होंने हुँ, साइन करा। कुछ और कंपनीज थी जैसे बीएमडब्ल्यू, जिन्होंने साइन नहीं भी करा। हुँ, और इंडिया जो है वो भी इमर्जिंग इकोनॉमी की कैटेगरी में एक सिग्निफिकेंट सिग्नेटरी रहा। लेकिन इंडिया ने कुछ इस तरह से अपने आप को इसमें रखा कि अभी हमने कुछ ऐसा टारगेट नहीं दिया कि हम किस किस साल तक हम ये जीरो एमिशन व्हीकल अटेन करेंगे, क्योंकि इसमें भी हुँ, अभी एनालिसिस की जरूरत है, पता लगाने की जरूरत है। बट हुँ, एटलीस्ट हमने इस डिक्लेरेशन में अपनी भागीदारी दिखाई, जो कि जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो हुँ, भी इस समय प्रोग्रेसिव अलायंस हुए हैं, चाहे हुँ, वो हुँ, सोलर के ऊपर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है, इंडिया ने उसमें अपने आप को एक बहुत ही अच्छी भूमिका में रखा है कि एटलीस्ट हुँ, हमारा ये इंटेंशन है, हमारा टारगेट है कि भविष्य में हम इस तरह के एक टारगेट के ऊपर वर्क करें कि फ्यूचर में कोई भी हुँ, सेल्स जो है, जो गाड़ियों की सेल्स होगी हुँ, 2040 तक या 2045 तक, वो केवल हुँ, जीरो एमिशन व्हीकल होंगी। तो आजकल आज के ज़माने के जो व्हीकल जिनको हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, ये है हुँ, कि उनको एक टेक्नोलॉजी को ही खत्म कर दिया जाए और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। मैं इस हुँ, चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगी, बट इसका हुँ, कितना इम्पैक्ट होगा भविष्य जी, में जो ऑटो कंपनीज हैं उनके ऊपर, हुँ, खरीदार हैं उनके ऊपर, पूरी मार्केट के हुँ, ऊपर। इंडिया का जीडीपी जो है लगभग 6 या 7% सिर्फ ऑटो सेक्टर से आता है। इतनी सारी हुँ, हमारी एम्प्लॉयमेंट है ऑटो सेक्टर में, हुँ, एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, सभी पे हुँ, इम्पैक्ट रहेगा भी और हो भी सकता है कि नई नौकरियां उत्पन्न होंगी, बट हुँ, एग्जिस्टिंग नौकरियों पे इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जो जीरो हुँ, एमिशन व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल कह लीजिए, हुँ। उसमें आगे वाले इंजन में ही आप समझ सकते हैं कि कितना हाँ, डिफरेंस 20 होता है, हाँ, उसमें बहुत कार्बोरेटर बहुत नहीं कम होता, बहुत बहुत सी हाँ। चीजें नहीं होती, तो कंपोनेंट्स हुँ, वो होते ही नहीं जो एक इंटरनल हुँ, कंबशन इंजन के होते हैं। बट एट द सेम जी, टाइम दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप और फ्यूचर ही हुँ, है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। छोटे से हुँ, एक मुद्दे में देखिए, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं और वायु हुँ, प्रदूषण का मुद्दा इस समय बहुत हाँ, बड़ा है, इतना बहुत कि ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट हुँ, ने भी इंटरवीन कर लिया है। हुँ, तो जी, उसमें भी जो गाड़ियों की फ्लीट है या जो बसों की हुँ, फ्लीट है, उसमें हमेशा यही चर्चा रहती है कि हुँ, 100% फ्लीट को आप कंप्लीट कवर कर दीजिए जीरो एमिशन व्हीकल से, तो हुँ, एटलीस्ट जो हुँ, ट्रांसपोर्ट से जो धुआं हुँ, पैदा होगा, जो लोकली प्रदूषण पैदा हुँ, होगा, वो कंट्रोल हो सके। और हुँ, इंटरनेशनली भी बहुत सी जो है इसी की तरफ सारा चल रहा है। इसी की तरफ जो हुँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट वगैरह, कि हुँ, कहाँ हुँ, लोग पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस में, हुँ, किस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो फ्यूचर में हुँ, लोग बहुत से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हैं, हुँ, इनोवेशन बन रही है उन्हीं कंपनियों में हुँ, कि किस तरह से जो है चार्जर बनाया जाए। जैसे कि मोबाइल फ़ोन जी, में आप देखेंगे आज से 5-7 हुँ, साल पहले 4-5 तरह के हुँ, चार्जर हैं, कोई सैमसंग का है, हुँ, किसी का है, हुँ, किसी का है। तो धीरे-धीरे करते एक यूएसबी स्टैंडर्डाइज़ हो गई। हुँ, तो ये जो हुँ, स्टैंडर्डाइज़ेशन है चार्जिंग जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, बट ये सब एवरीथिंग विल मूव टुगेदर। जी, ओवरऑल मेरा 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 मानना ये है कि कलेक्टिवली जो भी हुआ ज़ीरो एमिशन व्हीकल हुँ, ग्लासगो अकॉर्ड में, वो एक अच्छा स्टेप है और इंडिया ने हुँ, अपने आप को उसके अंदर रख के ना ही हुँ, अपनी इमेज बूस्ट करी है, बट ऑल्सो हुँ, एक इन्वेस्टमेंट बूस्ट फ्यूचर में मिलेगा। हमारे कई देशों को, महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे वहाँ पे थे, जिन्होंने भी हुँ, बात करी कि रूट टू ज़ीरो किस तरह से हुँ, महाराष्ट्र सरकार जो है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नई निकाली है, जिसमें ईवीज़ का जी, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और किस तरह से हुँ, बहुत से जो है ना कि सिर्फ पर्यावरण को बेनिफिट्स मिलेंगे, बट ऑल्सो जिसको हुँ, कहते हैं सोशल और एनवायरनमेंट बेनिफिट्स। तो हर तरह से बिल्कुल। ये एक पॉजिटिव है। बिल्कुल, प्रोफ़ेसर प्रमोद, इससे पहले कि हम अपने दर्शकों से विदा लें, एक महत्वपूर्ण सवाल जो रह गया वो आपसे जानना चाहूँगा उसका उत्तर। सर, ये औद्योगिक क्षेत्र नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है?
इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्रोफेसर। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जो टोटल इमिशन है उसका 1/3 जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि बेसिकली 23% उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के कारण होता है और वो 10% जो एनर्जी यूज करते हैं वो होता है। सो मिला के 1/3 जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। अब आप इंडस्ट्रियल कुछ जो सेक्टर्स है जैसे स्टील है या सीमेंट है या बिल्डिंग इंडस्ट्री है, इनसे बहुत ज्यादा जीएजी का इमिशन होता है। जो स्टील में तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि पावर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है एंटायर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए। और जो अभी जो हमारे पास तकनीक है इसके लिए, जो सीमेंट के लिए है, वो हम कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं और ये अभी का जो सीमेंट है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। प्लास्टिक जो है उस क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा जीएजी इमिट करती हैं। तो एक ये है कि वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आ गई हैं कि वो बेहतर ढंग से उनको किए जाए। वो अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है। उसको आप यूँ समझिए कि पायलटिंग उसकी हुई है, पर वो लार्ज स्केल पायलट्स उसकी होंगी और फिर वो आगे बढ़ सकती हैं। तो वहां पे वो करने की जरूरत है। पर इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर ये बात करते हैं, हर लोग ये बात करता है कि अगर एनर्जी को हम नेट जीरो कर दें तो इंडस्ट्री अपने आप में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप यूँ देखेंगे कि जो मटेरियल आप यूज करते हैं, एक तो ज्यादा मटेरियल आप यूज करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा एनर्जी की यूज होती है। तो डीमेटेरियलाइजेशन की भी जरूरत है, जहां पे मटेरियल की इफिशिएंसी आप बढ़ाएं, कम मटेरियल से आप बेहतर तकनीक यूज करके जो ज्यादा टिकाऊ चीजें हैं वो बना ले। दूसरी इसकी नए जो चीजें होती हैं, तो खनिज से आप मटेरियल निकालते हैं। यानी कुल मिला के प्रोफेसर प्रमोद आप कह रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हमें उसको सतर्कता के साथ उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और तब औद्योगिक क्षेत्र में भी कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को 0 तक लाया जा सकता है। असंभव नहीं है। आरती खोसला जी आपका और प्रोफेसर प्रमोद आपका, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हृदय से आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय साइंस टाइम को दिया। साइंस टाइम के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही अब भी न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। जितना संभव हो घर से बाहर निकलते ही मास्क अवश्य लगवाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और हाँ, अगर टीका नहीं लगवाया है तो टीका अवश्य लगवा लें। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे साइंस टाइम के एक और ज्ञानवर्धक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।